Good morning, dear friends. How are you? I'm Dr. Mukesh Parik, and I welcome you all to my Institute English Cosmos. And today's The Hindu Editorial Vocabulary Session. Let us begin. But before I begin, I would like to request you. सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सबसे पहले लाइक करें और फिर अब इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें. मैं रिपीट करूंगा, आप प्लीज इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक नहीं करेंगे तो ये वीडियो दूसरों तक नहीं पहुंचता है. इससे आपका एक कंट्रीब्यूशन हो जाता है सभी स्टूडेंट्स के प्रति कि भाई आप उनको ये एक हेल्प कर रहे हैं. तो एडिटोरियल का आज का पहला जो वर्ड है वो एक इडियम है, वंस बिटन ट्वाइस शाय. अब जैसे आपने हिंदी में सुना होगा कि हम बोलते हैं कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है. तो नीट एग्जाम में जो ये अभी पेपर लीक का कॉन्सेप्ट हुआ है, तो दे हैव रिटन द वेरी फर्स्ट expression in that editorial is from the editor is कि भाई ये सबक नहीं ले रहा है नीट. once bitten twice shy, अगर इससे ये सबक ले लेता तो इसका मतलब होता है, जैसे अब इसमें अगर मैं कहूं कि भाई और क्या इडियम्स हो सकती हैं, तो a scalded cat fears cold water. scalded, SCALDD. scalded cat का मतलब होता है कि अगर एक बिल्कुल बिल्ली से रिलेटेड है कि वो जल गई है तो बेचारी गर्म पानी से जल गई तो ठंडे पानी में भी जाने से वो डरेगी. ठीक है. फिर है एक और इडियम है कि फूल मी वंस शेम ऑन यू, एंड फूल मी ट्वाइस शेम ऑन मी. मतलब कि आपने अगर एक बार मुझे बुद्धू बनाया तो तुमको शर्म आनी चाहिए कि भाई तुमने एक अच्छे आदमी को बुद्धू बनाया. लेकिन अगर मैं दोबारा बुद्धू बनता हूं, फूल मी ट्वाइस, तो शेम ऑन मी, तो फिर ये मेरी गलती है. इसका मतलब है कि नीट सबक नहीं ले रहा है. ठीक है. तो व्हाट काइंड ऑफ अदर वर्ड्स which are synonyms can be used in this situation is like wary. वेरी मतलब जैसे अपन बी वेयर यूज करते हैं ना, बी वेयर ऑफ डॉग्स लिखा होता है. वेयर मतलब होता है चौकन्ना रहना, तो वेयर से एक वर्ड बनता है वेरी. मैं आपको एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाता हूं. आपने देखा राजस्थान में एक शहर है ब्यावर, तो उसके बारे में हिस्ट्री में ऐसे लिखा हुआ है कि वहां पे डाकू बहुत होते थे. तो जब अंग्रेजों ने उस तरफ मतलब कब्जा करना शुरू किया या वहां एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो डाकुओं से बचने के लिए उन्होंने लिख दिया बी वेयर. तो वो लोग उसको समझ नहीं पाए और उसको बोलने लगे ब्यावर. तो उससे आप याद रख सकते हो कि वेयर जो वर्ड है वो कैसे यूज किया जाता है. अब मान लीजिए मैं चौकन्ना हूं किसी चीज को लेकर, तो मैं बोलूंगा आई एम वेरी ऑफ. ठीक है. आई एम कॉशियस ऑफ. कॉशियस आपने सुना होगा प्रिकॉशन से. एंड आई एम एप्रीहेंसिव ऑफ. एप्रीहेंसिव का मतलब है मुझे आशंका है. अब नीट के केस में ये वर्ड कैसे यूज किए जा सकते हैं सिनोनिम्स, कि भाई उसको मालूम है नीट को कि भाई ऐसा कर सकते हैं लोग, क्योंकि ये इस तरह की बॉडी बनाई गई है जिसमें पेपर लीक की संभावना रहती है, तो इसको और थोड़े से सख्त कदम उठाने चाहिए. ठीक है. फिर एक फ्रेज आया एट द हेल्म. एट द हेल्म का मतलब होता है कमांडिंग पोजीशन में होना, इन द कमांड. जैसे कोई इंचार्ज है तो मैंने कहा कि यार ही इज एट द हेल्म. हेल्म का मतलब होता है सेंटर किसी चीज का. ठीक है. तो जैसे हम बोलते हैं एट द व्हील, क्योंकि जो जहाज है पुराने जमाने में वो आपको पता है व्हील से चला करते थे, और जो व्हील को संभालता है उसको पायलट भी बोलते हैं. तो इस तरह से जो सेंट्रल पोजीशन होती है उसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं. ठीक है. तो जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस बोलूं कि माइक्रोसॉफ्ट इज थ्राइविंग अंडर लीडर्स एट द हेल्म. मैंने कहा कि दैट स्कूल इज प्रोग्रेसिंग बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्किंग टीचर्स एट द हेल्म. तो एट द हेल्म का मतलब होता है सेंटर में कौन से लोग काम कर रहे हैं किसी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए, किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए. अब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड इंस्टीट्यूशन. दो अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं. फिर एक और वर्ड उसी में आया है कि नीट हैज बीन डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी. तो डॉग्ड का मतलब होता है, अब जैसे वो सिंपल मतलब है बहुत परेशान होना. किसी आदमी के पीछे कुत्ता पड़ जाए तो वहां से ये फ्रेज निकल के आया है. तो प्लेग्ड बाय इसका सिनोनिम हो सकता है. प्लेग का मतलब वैसे तो आपको पता है एक बीमारी का नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसको वर्ब की तरह जब यूज किया जाता है, जैसे मैंने कहा यार आई एम प्लेग्ड बाय वरीज, इसका मतलब है मैं बहुत परेशान हूं चिंताओं के द्वारा. आई एम हॉन्टेड बाय, परेशान कर रही है मुझे, बार बार कोई चीज परेशान करे और सॉल्यूशन भी नजर ना आए तो उसको हॉन्टेड बोलते हैं. ठीक है. हाउंडेड बाय. अब हाउंड्स क्या होते हैं, ये जो शिकारी कुत्ते होते हैं, ये किसी के पीछे पड़ जाते हैं जंगल में तो उसको मार के ही छोड़ते हैं. तो ये वर्ड यूज किए जाते हैं. एक वर्ड उन्होंने यूज किया है उसी आर्टिकल में, फ्रिस्किंग. सो इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. जब कपड़ों की तलाशी ली जाती है, ऐसे टटोलते हैं ना ऐसे कर करके, तो उसको फ्रिस्किंग बोलते हैं, चेकिंग करना. ठीक है. सर्चिंग. लेकिन अब आपको ताज्जुब होगा कि फ्रिस्किंग का एक मतलब और भी है. जैसे मैंने कहा कि द लैम्प्स वर फ्रिस्किंग इन द ग्राउंड. लैम्प्स का मतलब होता है मेमने. मतलब जो जानवर छोटे छोटे होते हैं ना, जो खुशी से उछल रहे होते हैं, फ्रॉलिकिंग,
फन एंड फ्रॉलिक एक वर्ड है, लिख लीजिए आप फ्रेज। फ्रॉलिक मतलब होता है, मैंने कहा इज क्वाइट फ्रॉलिकसम, इज क्वाइट जॉली, खुशियां मनाना, उछल कूद करना, ठीक है। तो जैसे प्रैंसिंग, जैसे मैंने कहा कि द काफ वाज प्रैंसिंग। आपने कभी भी बछड़ा देखा है कैसे उछलता हुआ जाता है? बछड़ा मुझे बहुत पसंद होता है, छोटा सा बछड़ा गाय का, जब वो उछलता है तो बहुत जोर से उछलता है। या आपने देखा होगा गैजल, यानी कि हिरन का बच्चा, वो बहुत ऊंची छलांग मारता है, तो उसको अपन बोलते हैं जैसे इज केपरिंग, इज लीपिंग, इज प्रैंसिंग। छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको थोड़ा सा पैसा दे दो कि जा चॉकलेट खरीद ला, और अनएक्सपेक्टेडली तो कैसे ऐसे उछलते, एक एक पैर को ऐसे उछलते उछलते जाएंगे। तो देयर वी यूज दिस वर्ड आल्सो। सो फ्रिस्किंग हैज टू मीनिंग्स जो हमने अभी डिस्कस किए। उसके बाद में कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एक वर्ड आया है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि फॉर्म्ड कहाँ आता है, फ्रेम्ड कहाँ आता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कमेटी गठित की गई है, तो गठन से रिलेटेड जो एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड है दैट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, यानी कि उसको एक नियम कानून कायदे से बनाया जाता है, इसीलिए उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वर्ब आ जाती है, कॉन्स्टिट्यूटेड। फिर एक वर्ड आया कॉबल। अब कॉबल का मतलब आपने देखा होगा कि जो ये होते हैं ना चमड़े का काम करने वाले, क्या बोलते हैं इनको, मोची, इनको कॉबलर कहा जाता है। तो कॉबलर क्या करता है बताइए? मोस्टली आपको कोई भी जूता है तो उसको जुगाड़ से ठीक कर देता है। तो एक्चुअल में इसके अंदर हम ये वर्ड यूज करते हैं कि भाई जुगाड़ से कोई काम किया गया है, ठीक है। तो इम्प्रोवाइजेशन एक अच्छा वर्ड है, आप लिख लो चाहे तो। किसी चीज को इम्प्रोवाइज करना मतलब अपने तरीके से उसको सुझाना, अपने तरीके से करना, बिना किसी पूर्व ट्रेनिंग के, ठीक है। फिर एक मोडस विवेंडी वर्ड आया है। मोडस का मतलब होता है वे, और ऑफ विवेंडी का मतलब होता है लिविंग। तो वे ऑफ लिविंग को बोलते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एक, लेकिन ये जो वर्ड है ये आजकल यूज होता है लॉ में, पॉलिटिक्स के अंदर, और इस तरह की टेक्निकल चीजों में ये वर्ड ज्यादा यूज होता है। तो उसमें हम यूज करते हैं इसको कि यार एक मिडिल ग्राउंड लेना, एक कॉम्प्रोमाइज करना किसी चीज से। मैंने कहा कि एक मोडस विवेंडी तक हम पहुंच पाएंगे। इस वॉर में अभी तक कोई मोडस विवेंडी नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो एक वो लैटिन फ्रेज है जो बहुत कॉमनली अखबार में आता है और बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि मोडस ऑपरेंडी क्या होता है, किस किसने ये पुलिस से रिलेटेड एक वर्ड बहुत यूज किया जाता है, मोडस ऑपरेंडी। आप इसको सर्च करें, बहुत कॉमन वर्ड है, ठीक है। और मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के दें। फिर उसके बाद में इल्यूसिव एक वर्ड आया है, इल्यूसिव पीस। इल्यूसिव वर्ड हैज कम फ्रॉम द वर्ड इल्यूजन। इल्यूसिव का मतलब होता है भ्रामक। जैसे आपने देखा होगा कि दूर हमें पानी दिखता है लेकिन होता नहीं है, है ना। तो इल्यूसिव है समथिंग विच इज इंटेंजिबल है, ठीक है। एक फ्लीटिंग कोई चीज है, मतलब हमें प्राप्त करने, आज सॉल्यूशन नजर आ रहा है युद्ध का, कल नजर आ रहा है, लेकिन करते करते अब तो वो हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ने को तैयार बैठा है। तो हम बोलेंगे कि यार पीस इज क्वाइट इल्यूसिव, लगता नहीं है कि पीस हासिल होगी। फिर हार्ड लाइन नेशनलिस्ट एक वर्ड आया है। तो हार्ड लाइन, हार्डकोर, ठीक है, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, सख्त, जो अपना रवैया ना बदले। हॉकिश एक वर्ड यूज किया जाता है, जो अपने विचारों से डगमग नहीं हो। तो आपको पता है उसको बाइगॉट भी बोलते हैं, कट्टर टाइप का, डॉगमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और हम उसको जैसे बोलते हैं काफी ज्यादा हार्ड नोज्ड है, वो रिजिड है, ठीक है। इस तरह के वर्ड यूज किए जाते हैं। और एक वर्ड आया ऑफ रैम्प। ऑफ रैंप, रैंप आपको पता ही, जिसके ऊपर मॉडल्स चलते हैं। रैंप का मतलब समुद्र के ये जो किनारा होता है जहां पे समुद्र की लहर चढ़ती और उतरती है, उसको भी रैंप कहा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, जब गाड़ी चढ़ाते हैं तो रैंप बनाते हैं, तो इसलिए उसको रैंप कहा जाता है। अब इसमें लिखा है रैंप ऑफ। तो रैंप ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई सेफ रास्ता ढूंढ लेना। तो वॉर से रिलेटेड वर्ड है ये, बच निकलने के लिए कोई एग्जिट रूट, कोई एस्केप रूट नहीं है। मैंने कहा कि देयर इज नो रैंप ऑफ, ठीक है। अब रैंप ऑफ कैसे यूज करते होंगे भाई, आप इसको समझने की कोशिश करो कि भाई एक कठिन सिचुएशन है, क्योंकि रैंप में चढ़ाई होती है, अब उससे बच के निकलना है ना। और तो आप उसको मॉडल के वॉक से मत लो। अगर मॉडल की वॉक से भी लोगे तो मॉडल को भी तो आपको मालूम है ना, एक पनाश शो करना पड़ता है, PANASCHE। पनाश का मतलब होता है एक खास किस्म का कॉन्फिडेंस, जो एक्चुअल में होता नहीं है, केवल बनावटी कॉन्फिडेंस वहां पे, ताकि क्योंकि डर तो लग ही रहा होता है, टांगे कांप रही होती है, लेकिन सबको फेस करना होता है। तो वो चाहते हैं कि भाई जितनी जल्दी खत्म हो और हम यहां से खिसके, है ना। तो ऐसे भी आप रैंप ऑफ को याद रख सकते हो। मतलब ये एक डिप्लोमेसी में यूज होने वाला वर्ड है। मैंने कहा कि डिप्लोमेसी हैज प्रोवाइडेड एन ऑफ रैंप, मतलब कि डिप्लोमेसी की वजह से हम बच निकले वहां से, ठीक है। फिर है आपका एक वर्ड आया कि फेन। जैसे राष्ट्रपति ट्रंप की जो चाइना की यात्रा है सपोर्ट जुटाने के लिए, उसमें लिखा है कि भाई वो जो चाइना है वो होस्ट है एंड फेन्स सिंपैथी,
मदद तो वो करेगा नहीं, लेकिन वो दिखावा कर रहा है। फेन, FEIGN, फेन का मतलब होता है दिखावा करना, प्रिटेंड करना, फेक होना। सिमुलेशन वर्ड यूज किया जाता है। सिमुलेशन का मतलब नकल, किसी चीज की कॉपी, ठीक है। फैब्रिकेटेड, जैसे मैंने कहा कि यार ये असली सिग्नेचर नहीं है, ये फैब्रिकेटेड सिग्नेचर है, ठीक है। फैब्रिकेटेड स्माइल हो सकती है, और कैसे हैं आप, नमस्कार, है ना। तो जैसे आपके अंदर से तो खुशी नहीं आ रही, लेकिन आपने उसको फैब्रिकेट किया है। मनगढ़ंत को भी फैब्रिकेट बोलते हैं, ठीक है। और अफेक्ट भी इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है। आप बोलोगे अफेक्ट कैसे, क्योंकि दिखावे को अफेक्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में। बहुत कॉमन वर्ड है कि भाई वैनिटी हो गया, कंसीट हो गया, उसी में अफेक्टेशन भी वर्ड आता है, यानी कि समथिंग विच इज नॉट रियल बट यू आर शोइंग इट रियल, ठीक है। फिर एक वर्ड आया एल्बीट। एल्बीट का मतलब होता है हालांकि, जैसे ज्यादा टफ नहीं है, ऑल दो के लिए हम यूज करते हैं। फिर एक वर्ड आया सटल। इसको ज्यादातर लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, SUBTLE, सटल। इसका बी साइलेंट होता है। तो कोई समथिंग विच इज न्यूएंस्ड होता है ना, कई बार कि आप कोई बहुत बारीक चीज बता रहे हो किसी को, लेकिन अगले का दिमाग मोटा है तो उसको वो बारीक चीजें समझ में नहीं आएंगी। जैसे माइकल जो फिल्म आई है, अगर आप उसको देखोगे तो आपको देखने में लगेगा कि भाई वो एक बायोपिक है, लेकिन कैसे बचपन के जो इंसल्ट्स है फादर के द्वारा या उनके द्वारा जो फिजिकल बॉडीली हार्म उस बच्चे को हुआ है, वो किस तरह से सारी उम्र अपने उन प्रेजुडिसेस को, रेशियल प्रेजुडिसेस को चेंज करने की कोशिश करता है, कि अंदर के जख्म जो है वो बाहर की शक्ल से चेंज करने की कोशिश करता है। कि आप उस फिल्म को जब देखोगे माइकल को, तो उसमें वो नोज बोलता है, बिग नोज, अपने फादर, वो फादर उसको, अपने बेटे को। तो वो सारी उम्र उस अपने शक्ल को लेकर के परेशान रहता है। तो आप उस फिल्म के अगर अंदर जाओगे तो सटलिटी बहुत दिखाई गई है। मतलब बाहर से आम आदमी देखेगा तो उसको अलग तरह की फिल्म दिखेगी, लेकिन आप थोड़ा सा सटल और न्यूएंस्ड तरीके से देखोगे, थोड़ा सा रिफाइंड टेस्ट आपका हो जाएगा, तो आपको एक अलग मीनिंग नजर आएगा कि जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं उनकी लाइफ में कितना पेन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप एक रिफाइंड व्यूअर हो गए उस फिल्म के। फिर अदर डिस्क्रीट एक वर्ड आया, सटल एंड डिस्क्रीट। डिस्क्रीट वर्ड तो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। कोई आदमी जो बहुत ज्यादा चौकन्ना हो, कॉशियस हो, वेरी हो, टैक्टफुल हो, केयरफुल हो, अपनी आइडेंटिटी को सबके सामने रखना ना चाहता हो, है ना, थोड़ा सर्कमस्पेक्ट हो। सर्कमस्पेक्ट एक कॉमन वर्ड है। सर्कम मतलब गोल गोल, स्पेक्ट मतलब देखना। तो जैसे चौकन्ना हो, कैसे देखना चारों तरफ के क्या हो रहा है, मैं ये बात करूं कि नहीं करूं, है ना, सर्कमस्पेक्ट, सोचना चारों तरफ से। तो डिस्क्रीट आजकल आपके जो जितने भी ऐप होते हैं ना, ये क्योंकि मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था, तो उसमें ये जो गे एप्स और ये जितने भी डेटिंग एप्स होते हैं, इनके अंदर ये वर्ड यूज होता है कि वो अपनी फोटो नहीं दिखाना चाहता है कोई बंदा या बंदी, तो उसके लिए वो यूज करते हैं कि यार आई एम डिस्क्रीट, आई वोंट शो माई फोटोग्राफ। तो उसमें मैंने एक पेपर रीड किया था, रिसर्च पेपर, जिसमें उसकी एक अलग टर्मिनोलॉजी निकल के आई है, ठीक है। आप भी इस बारे में आप मुझे थोड़े कमेंट करना कि आपको आजकल कैसे नए वर्ड दिखने लगे हैं जो अभी 10-15 साल पहले तक नहीं थे, लेकिन अब वो नई सिचुएशन में यूज होने लगे, ठीक है। उससे भी हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है, और आज जो जेन जी और अल्फा जनरेशन की जो लैंग्वेज है उसको हम पकड़ पाते हैं। फिर एक वर्ड आया हेफ्टी। हेफ्टी का मतलब होता है बहुत ज्यादा भारी। मैंने कहा हेफ्टी अमाउंट, है ना। एक फ्रेज आया क्विड प्रो क्यो, बहुत कॉमन है, क्विड प्रो क्यो, ये भी एक लैटिन फ्रेज है। इसका एग्जैक्ट मतलब होता है, हमेशा याद रखिए, इस तरह के फ्रेजेस आजकल ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर, डिप्लोमेसी में, लॉ में और बिजनेस में यूज होते हैं। तो मतलब बिजनेस में या मेडिकल साइंस में, इनमें ये लोग ऐसे बोलते हैं कि इसका क्या क्विड प्रो क्यो है, मतलब इसकी रेसिप्रोसिटी क्या है, एक्सचेंज वैल्यू क्या है, ठीक है। मतलब हम आप हमें अगर ये दोगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा, अगर हम आपको ये देंगे तो आपका क्विड प्रो क्यो क्या रहेगा, यानी रेसिप्रोकल, आपस में लेन देन। फिर एक डिबैकल होता है, कंप्लीट फेलियर को डिबैकल बोलते हैं। जैसे ये अमेरिका और ईरान वॉर हैज बिकम अ कंप्लीट डिबैकल, फियास्को, इट इज अ कैटास्ट्रॉफी, है ना। ये एक कोलैप्स हो गई है वॉर, मतलब इसमें कोई सॉल्यूशन नजर हमें नहीं आ रहा है। इट इज एन अपहिल बैटल, अमेरिका इज फाइटिंग एन अपहिल बैटल। अब एक अपहिल बैटल वर्ड आया, फ्रेज आया। अब आपको पता है कि जब ऊंची ऊंची पहाड़ी के ऊपर जब लड़ाई लड़ेंगे, तो आपको मालूम है ना कि उसका हारना तय है, बहुत मुश्किल है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हमने कारगिल की वॉर बड़ी मुश्किल से जीती है, उसका सबसे बड़ा कारण ही यही था कि वो कहां चढ़ करके हम पे हमला कर रहे थे, ठीक है। एक लूजिंग बैटल को इंग्लिश में बोलते हैं, हमेशा याद रखना। एक वेरी आर्डुअस टास्क, बहुत खतरनाक
मेहनती काम जिसके अंदर आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कठिन संघर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं कि इट्स एन अपहिल बैटल। तो जैसे आपने कहा कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना आजकल एक अपहिल बैटल है, क्योंकि पेपर लीक हो जाते हैं। अगर मान लीजिए अच्छा खासा पेपर हो गया, लीक नहीं भी हुआ, तो वो भर्ती कैंसिल कर दी, जैसे राजस्थान के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप क्या चेंजेस चाहते हैं, एक बहुत ऑनेस्ट स्टूडेंट की तरह मुझे बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।